So yesterday we saw many things. हमने fonts कैसे किस टाइप के वेब सेफ fonts होते हैं और वेब fonts होते हैं वो देखा था, और कैसे वेब fonts को हम Google Fonts से डाउनलोड करके either using CDN और by downloading the fonts themselves हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं वो हमने देखा था. So आज हम fonts के बारे में कुछ और डिटेल में देखने वाले हैं. So we are going to see these topics. So let's open with Visual Studio Code and ये हमारा कल का वर्क था. लेट मी क्लोज दिस थिंग्स. और आज हम 4.html क्योंकि हमारा CSS का 4th सेशन है वो बनाएंगे. क्विकली एक चीज तो जरूरी है जो है बॉयलर प्लेट, तो वो तो मैं लगा ही देता हूँ. एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पहले हम देख लेते हैं कि हम करने क्या वाले हैं. सो उसके बेसिस पर से हम जो है वो कुछ बनाएंगे. सो वी आर गोइंग टू डील विथ फॉन्ट साइज, लाइन हाइट, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट. ग्रेट. So what will I do? पता कुछ मुझे करना नहीं है. I'll write some h2 tag. एक h2 tag बना देता हूँ मुझे, एंड मैं उसमें कुछ lorem डाल देता हूँ. lorem 8 और उसके बाद में मैं एक टैग लगा देता हूँ और उसके अंदर मैं लिख लूंगा lorem 50 और alter z कर देता हूँ ताकि वो जो वर्ड्स है वो रैप हो जाए. और अब मैं इसको सिंपली स्टाइल करने के लिए मुझे तो फॉन्ट्स ही देखने हैं, तो मैं ज़्यादा स्टाइलिंग करने की मुझे मतलब क्लास आईडी देने की ज़रूरत मुझे अभी तो नहीं लगती है. अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आगे बना देंगे. तो इसको हम ओपन विद लाइव सर्वर भी करेंगे, बट क्विकली उसको स्टाइल दे देते हैं. सो लेट मी राइट हियर स्टाइल टैग. और h2 को जो हम स्टाइल देंगे वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, और h3 नहीं p को जो स्टाइल देंगे वो हम इसमें मेंशन करेंगे. So we will do that. Let us quickly open this with live server. तो ये हमारा वेबसाइट हमको मिल चुका है. थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ तो वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा. इट्स 200% जूम इन, डबल जो है उससे डबल है. तो it will now be very clear. जो कुछ भी स्टाइलिंग करूंगा वो यहाँ पे दिखेगा. सो हमें क्या क्या स्टाइलिंग करनी है, हमें फॉन्ट साइज जो है वो चेंज करनी है. राइट नाउ हम देखेंगे फॉन्ट साइज इन पिक्सल. तो पिक्सल क्या होता है? पिक्सल मतलब एकदम छोटे से छोटा पार्ट जो होता है जहां पे स्क्रीन पे कुछ विजिबल होता है, दैट इज कॉल्ड पिक्सल. अगर टेक्निकली बताया जाए तो इट इज 196th पार्ट ऑफ एन इंच. 1 इंच का वो 196 का वाला हिस्सा है. ओके. सो फॉन्ट साइज किसमें दे सकते हैं? अलग अलग यूनिट्स है जिसके बारे में थोड़ी देर में आपसे बात करूंगा, बट राइट नाउ हम पिक्सल वाइज देखेंगे. तो वी विल गेट इट क्लियर. तो हम यहाँ पे पहला रखते हैं फॉन्ट साइज. अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि फॉन्ट बड़े छोटे करने के लिए हम हेडर का यूज नहीं करेंगे. h3, h1, h2 का यूज नहीं करेंगे. अगर वो आपके साइट का टाइटल हेडिंग है तो उसको h1 ही रखो. अगर वो आपके साइट का मेन हेडिंग है तो उसको h1 ही रखो. देखो मैं h1 करता हूँ और उधर जाके देखता हूँ इतना बड़ा दिखता है. अभी मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, तो डोंट फोकस ऑन द साइज. साइज हम CSS की मदद से करेंगे. कैसे? तो मैं यहाँ पे स्टाइलिंग लिखूंगा फॉन्ट साइज, और मैं यहाँ पे लिख लूंगा 10 पिक्सल. और जरा देखो 10 पिक्सल करने से क्या होता है. सेव किया मैंने, और h2 टैग. अच्छा ये h2 हो गया ना. हाँ, h1 से करना होगा. देखो 6 पिक्सल मतलब कितना छोटा है आप देख सकते हो कि ये lorem से भी छोटा हो गया है. बराबर. तो अब मैं यहाँ पे वापस उसको लेके आता हूँ, एंड नाउ आई एम प्लेइंग विद दिस. तो मैं रखता हूँ 10 पिक्सल. सेव. राइट. साइज में यहाँ से कम ज्यादा करूंगा. 20 पिक्सल. इट विल बी लाइक लुकिंग लाइक दिस. अगर मैं साइज नहीं रखता तो ये ओरिजिनल साइज है. देखो तो मैंने ये कम किया, ज्यादा किया, वो सारी चीजें. बराबर. तो ये ओरिजिनल साइज है उसका. तो मैं यहाँ से उसको साइज चेंज कर सकता हूँ. दैट्स फर्स्ट थिंग अबाउट साइज. ये साइज भी हम पिक्सल की जगह एक दूसरा यूनिट लेने वाले जिसको बोलते हैं रैम, REM. वो हम थोड़ी देर में देखेंगे. खैर पिक्सल से भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं लाइन हाइट. तो अब मैं क्या करता हूँ, ये पैराग्राफ टैग में जाता हूँ P टैग के अंदर, और P टैग को मैं जो है स्टाइल करने का कोशिश करता हूँ. और P टैग में मैं एक काम करता हूँ कि जो P टैग है उसकी मैं एक दूसरा P टैग लेता हूँ. ये जो lorem है उसको मैं हटा देता हूँ. I will just use lorem
10 सेव, और दूसरा मैं एक पी टैग लेता हूं और उसमें लेता हूं lorem 12 सेव, नहीं ऐसा नहीं, ये सेव, परफेक्ट। नाउ एक और ले लेता हूं पी टैग, और ये मैं ले लेता हूं lorem 9। तो आई हैव गॉट, मेरे पास 3 पी टैग है और एक h1 टैग है। ओके, अब मैं ये पी टैग के स्टाइलिंग में क्या करता हूँ, पहले तो मैं उसको बॉर्डर लगा देता हूँ क्योंकि मुझे आपको लाइन हाइट जो है वो दिखाना है। तो लेट मी राइट हियर बॉर्डर, 2 पिक्सल का छोटा सा बॉर्डर लगाते हैं, सॉलिड, और लगाते हैं ग्रीन या ग्रे लगाते हैं, चलो ग्रे। तो लेट मी मेक लाइन हाइट, लाइन हाइट जो है वो मैं कुछ बढ़ा रहा हूँ, लेट अस से मैं चेंज कर रहा हूँ, बराबर। तो मैं उसको चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं देखूंगा कि उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। लाइन हाइट मैं लेता हूँ 10 पिक्सल, जैसे सेव करता हूँ देखो या तो वो कम होगी या तो वो बढ़ेगी। देखो लाइन हाइट जो है वो कम हो गई, बराबर। लाइन हाइट इतनी कम हो गई है कि मेरे फॉन्ट जो है वो उससे बाहर आ रहा है। देखो पहले लाइन हाइट क्या थी, मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ और सेव करूंगा। देखो लाइन हाइट ऐसी होती है जिसमें से फॉन्ट बाहर ना आए, चाहे ऊपर कितना भी बढ़े नीचे कितना भी बढ़े। देखो ये लाइन हाइट से बाहर नहीं आ रहा है, बराबर। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी ये लाइन की जो हाइट है वो छोटी हो रही है, ये दोनों के बीच का गैप कम नहीं हो रहा है। इस गैप को बोलते हैं मार्जिन। ये मार्जिन आपको कम ज्यादा करना है तो वो भी कर सकते हो, बट वो लाइन हाइट से नहीं होता है। लाइन हाइट से क्या होता है, उसकी लाइन जो है वो उसकी हाइट छोटी बड़ी होती है। तो देखो लाइन हाइट मैंने 10 पिक्सल किया, तुरंत जो है वो लाइन छोटी हो गई, और ये क्यू का जो नीचे वाला पार्ट है वो बाहर निकल रहा है, राइट। ये पी का नीचे वाला पार्ट, जी का नीचे, ये सब बाहर निकल रहा है, बराबर। अगर मैं और छोटी लाइन हाइट कर दूंगा तो ये एल का ऊपर वाला पार्ट भी जो है वो बाहर निकलने लगेगा। इफ आई मेक इट लेट से 8 पिक्सल, तो देखो और छोटा हो गया है, राइट। तो इट इज रियली वेरी स्मॉल, बराबर। यहाँ से भी ये एल ऑलमोस्ट बाहर निकलने को है, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द लाइन हाइट। ऑल्दो हम उतना ज्यादा यूज नहीं करते लाइन हाइट का, बट कभी कभी यूज हो जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो इट। ओके, बाय डिफॉल्ट वो 12 पिक्सल से ज्यादा होगा, 16 पिक्सल होगा, बिकॉज दैट्स द बेसिक फॉन्ट साइज, राइट। तो 16 पिक्सल के आसपास वो जाए बाय डिफॉल्ट, बराबर। तो लेट्स से हमने लाइन हाइट देखा, दिस इज हाउ द लाइन हाइट वर्क्स। एंड देन कम्स फॉन्ट वेट। तो जो फॉन्ट वेट होता है, जैसे अगेन आई विल गो बैक और मैं इस फॉन्ट का जो वेट है वो बढ़ा देता हूँ। तो हाउ डू आई डू दैट, तो मैं पैराग्राफ के अंदर ही फॉन्ट वेट, और देखो यहाँ से आई थिंक ये मैंने आपको यस्टरडे मतलब लास्ट सेशन में बताया था कि 100 200 कौन सा साइज का आप रख रहे हो। आप बोल्ड बोल्डर वगैरह भी रख सकते हो। तो ये मैंने आई थिंक आपको फॉन्ट वेट कल ही बता दिया था। अगर मैं इसको 500, ये 400 नॉर्मल रहता है, 500 कर दूं तो मीडियम हो जाएगा, तो ज्यादा बोल्ड हो जाएंगे थोड़े। तो इफ यू विल सी थोड़े से बोल्ड हुए, ज्यादा फर्क नहीं लगा। बट इफ आई डू 600 तो आपको लिटरली डिफरेंस दिखेगा। 500 is slightly like this, 400 is almost same, 300, तो ये आई थिंक 500 is the last, उसका 500 से कम का नहीं है शायद से, whatever जो भी है, but this is how you can change it according to its weight. Yeah, you can simply write bolder like that, bold, lighter. If you take lighter, तो देखो इससे लाइट वो हो नहीं रहा है। अगर आप बोल्ड करोगे तो वो बोल्ड होगा, अगर वो नॉर्मल करोगे तो वो नॉर्मल होगा, बराबर। तो ये नॉर्मल है लाइक दैट। तो इस तरीके से आप फॉन्ट वेट जो है वो चेंज कर सकते हो। और आप, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर आप फॉन्ट वेट ऐसा लिखो, देखो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे सीखना है। DH फॉन्ट वेट करो, देखो यहाँ पे सारे ऑप्शन आ गए। ये ऑप्शन सारे देखो, बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, नॉर्मल, ये जो है ये वाले ऑप्शंस है। ये तो स्निपेट्स है, कुछ और लेके आएंगे। इनहेरिट, इनिशियल। तो इनहेरिट क्या होता है, इनहेरिट ये होता है जो उसके पेरेंट का है वही उसका रहेगा। तो पेरेंट का मतलब क्या, मैं देखो मैं इनहेरिट रखता हूँ और इसको मैं एक डिव में रख देता हूँ।
थोड़ा सा सिलेक्ट करके मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा सो दैट आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। देखो मैंने इसको डिव में रखा है, बराबर, और मैंने क्या रखा है कि इसको इनहेरिट में मिटा देता हूँ, फिलहाल कमेंट कर देता हूँ, और मैं डिव का स्टाइलिंग कर रहा हूँ। डिव के अंदर मैं रख रहा हूँ फॉन्ट वेट इज बोल्डर, और मैं सेव करूंगा। यहाँ पे ये बोल्ड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि डिव के अंदर मेरा सीधा पी टैग, दैट्स व्हाई वो बोल्ड हो गया। बट अगर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है फॉन्ट वेट और फिर मैंने रखा हुआ है यहाँ पे लाइटर या नॉर्मल, तो क्या होगा? वो वापस नॉर्मल हो जाएंगे, बराबर। पर अगर मैंने यहाँ पे मुझे यही वाला फॉन्ट साइज जो है वो इनहेरिट करवाना है, यहाँ पे ये जो भी फॉन्ट वेट यहाँ पे था उसके पेरेंट क्लास का जो फॉन्ट वेट था वो ही मुझे यहाँ इनहेरिट करना है। अभी मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, एंकर टैग, तो आपको एग्जैक्ट डिफरेंस समझ में आएगा। एंकर टैग के अंदर मुझे लिंक नहीं सेट करना है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लिक हियर, सेव कर दे तो देखो क्लिक हियर यहाँ पे आ गया और वो भी कैसा है? बोल्ड हो गया है, बराबर। और अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो वो सारी चीजें जो है वो बोल्ड नहीं है। क्यों? कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि फॉन्ट वेट जो है वो इनहेरिट जाता है। इनहेरिट मतलब देखो मैंने डिव को स्टाइल किया है, यहाँ पे मैंने डिव के अंदर के ए को स्टाइल नहीं किया, फिर भी ए का जो फॉन्ट है वो वही जा रहा है जो डिव का फॉन्ट है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनहेरिट हुआ फॉन्ट। तो डिफॉल्ट फॉन्ट वेट क्या रहता है? इनहेरिट रहता है। तो अगर जैसे मैंने यहाँ इसको अनकमेंट कर दिया, ये बोल्ड हो गया, ये वाले बोल्ड नहीं हुए, ये वाले बोल्ड नहीं हुए। क्यों? कि उसको मैंने इनहेरिट को ओवरराइड कर दिया। मैंने क्या लिखा था? फॉन्ट वेट इसका भी नॉर्मल रखो, ये इसका भले बोल्ड है पर इसको पी को इनहेरिट मत करवाओ, पी का फॉन्ट वेट क्या रखो? नॉर्मल रखो, बराबर। तो फॉन्ट वेट जो होता है वो बाय डिफॉल्ट इनहेरिट ही होता है। तो अगर मैं कहीं एक एंकर टैग के अंदर लेट से मैं लिखता हूं यहाँ पे फॉन्ट वेट और मैं लिखता हूं इनहेरिट, तो वो इनहेरिट ही होता है बाय डिफॉल्ट। इनहेरिट मतलब उसके पेरेंट क्लास का फॉन्ट वेट जो है वो उसके अंदर आ जाता है। वो बोलते हैं ना, विरासत में आता है इनहेरिट। देन कम्स फॉन्ट वेट। फॉन्ट स्टाइल, मैंने उस टाइम आपको बताया था कि हम जो है वो बोल्ड, इटालिक वगैरह वगैरह जो है वो CSS से करेंगे। ये बी टैग लिख के फिर ये आई टैग लिख के ऐसा नहीं करेंगे, बराबर। तो अगर मुझे इसको इटालिक कर देना है, लेट से ये पी टैग जो है उसको मुझे क्या कर देना है? इटालिक कर देना है। तो मैं लिखूंगा फॉन्ट स्टाइल, यहाँ पे देखो ये सारे हैं इटालिक, नॉर्मल, ऑब्लिक, देन इनहेरिट मतलब अगेन पेरेंट का जो होगा वही आएगा, इनिशियल, अनसेट, तो ये सारे है। आप खुद भी ट्राई करके देखो, वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो लेट से इटालिक कर दे तो देखो इटालिक हो जाते हैं, बराबर। फिर अगर हम फॉन्ट स्टाइल जो है उसको नॉर्मल रखते हैं तो नॉर्मल होंगे, ऑब्लिक करते हैं तो वो भी इटालिक ही होता है। ऑब्लिक और इटालिक सेम ही होता है, बराबर। तो दिस और हम नॉर्मल रख लेते हैं अभी, ठीक है। तो दैट इज हमारा फॉन्ट स्टाइल है। देन कम्स फॉन्ट वेरिएंट। तो देखो फॉन्ट वेरिएंट अभी हम जाते हैं और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं? एंकर टैग का फॉन्ट वेरिएंट देखते हैं। ऑल्दो बहुत छोटे फॉन्ट टैग H1 के अंदर देखते हैं ना फॉन्ट वेरिएंट, उसमें हमारे पास कुछ लेटर्स भी, कुछ वर्ड्स भी है। फॉन्ट वेरिएंट, ओके। तो देखो वेरिएंट में क्या है? नॉर्मल, स्मॉल कैप्स, इनहेरिट, इनिशियल एंड अनसेट। स्मॉल कैप्स लिखा था जो सबसे ज्यादा यूज होता है। सेव करूंगा, देखो क्या हो गया? सब के सब कैपिटल हो गए, सबके सब क्या हो गए? कैपिटल हो गए। जो कैपिटल था वो बड़ा हुआ और बाकी सब छोटे कैपिटल रहे, पर हो गए सब कैपिटल। तो अब कितने सारे ऐसे फॉन्ट्स आते हैं जो कि क्या होते हैं? ऐसे कैपिटल में होते हैं। तो आप कोई भी फॉन्ट को बाय द वे कैपिटल कर सकते हो बाय राइटिंग स्मॉल कैप्स, ओके। सो लेट्स गो अहेड। फॉन्ट स्टाइल लिख लिया, फॉन्ट वेरिएंट लिख लिया, देन वी विल गो अहेड एंड वी विल सी। या तो ये फॉन्ट के बारे में कुछ था। अब हम रिस्पॉन्सिव डिजाइन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे।
तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन मतलब क्या, तो आपकी वेबसाइट जो है वो डिवाइस के हिसाब से अपने आप को चेंज करती है, दैट इज इट्स रिस्पॉन्सिवनेस, वो उसका रिस्पॉन्सिवनेस हुआ। तो अगर डिवाइस जो है वो पतला है तो वेबसाइट अपने आप अपने कंपोनेंट को थोड़े इधर से इधर अरेंज कर देती है, जो नीचे आ रहा है उसको ऐसे ड्रॉप डाउन में बना देती है, दैट इज ऑल कॉल्ड रिस्पॉन्सिव। तो उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो रोल प्ले करती है। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज इज टू अंडरस्टैंड व्यू पोर्ट। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ वो जो हम यहाँ पे लिखते हैं व्यू पोर्ट। तो ये व्यू पोर्ट क्या है, उसका विड्थ जो है वो डिवाइस विड्थ जितना आपको रखना जरूरी है अगर आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना है। तो कंटेंट इक्वल्स टू विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, राइट, और इनिशियल स्केल इक्वल्स टू 1, ये दोनों लिखना बहुत जरूरी है। इनिशियल स्केल अगर आप 2 रखोगे तो वेबसाइट जो है वो डबल जूम दिखेगी, बराबर, तो हमें इनिशियल स्केल 1 ही रखना है। और व्यू पोर्ट जो होता है वो मतलब क्या होता है, व्यू पोर्ट मतलब जिस स्क्रीन के अंदर ये वेबसाइट व्यू हो रही है उसको व्यू पोर्ट बोलते हैं, बराबर। तो ये व्यू पोर्ट वाला जो मेटा टैग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1 थी, बराबर। नंबर 2 जो है वो मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम हाइट जो है वो क्या होती है, तो डिवाइस विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, ये मैं बात कर रहा था। ये यहाँ पे जो लिखा है मैक्स विड्थ मैक्स हाइट इज विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ लिखो, या हाइट इक्वल्स टू डिवाइस हाइट लिखो। तो वो बट विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ मेक्स मोर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, बराबर। हाइट इक्वल टू डिवाइस हाइट लिखने का कोई मतलब नहीं है, वो आपकी पूरी वेबसाइट खराब हो जाएगी। सो वी ऑलवेज राइट विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ। देन वी राइट मीडिया क्वेरीज, जो हम CSS में देखेंगे आगे कि कैसे हम मीडिया क्वेरीज लिखते हैं। सो वी राइट मीडिया क्वेरीज टू मेक अ वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए मीडिया क्वेरीज लिखते हैं। मीडिया क्वेरीज का मतलब ये होता है कुछ लॉजिक, ऐसा लॉजिक जिसमें हम मेंशन करते हैं कि अगर व्यू पोर्ट की जो विड्थ है वो लेट्स से 750 पिक्सल से कम हो गई तो क्या करना है, व्यू पोर्ट की विड्थ अगर 1000 पिक्सल से कम हो गई तो क्या करना है, अगर व्यू पोर्ट की विड्थ 350 पिक्सल से कम हो गई तो क्या करना है, अगर व्यू पोर्ट की विड्थ 400 to 600 पिक्सल के बीच में है तो क्या करना है। तो ये सारे जो लॉजिक होते हैं उसको बोलते हैं मीडिया क्वेरीज। तो वी विल सी वेरी सून कि मीडिया क्वेरीज कैसे लिखी जाती है। और ये करना पड़ता है, मतलब एक व्यू पोर्ट जो है वो आपको मेंशन करना पड़ता है। वन थिंग इज दैट यू नीड टू डू, वो क्या करना पड़ता है, एक तो आपको व्यू पोर्ट मेंशन करना पड़ता है जो हमने यहाँ पे किया हुआ है। सेकंड थिंग, आप मैक्स विड्थ वो जो है विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ वो सेट करना पड़ता है इसी मेटा टैग के अंदर। देन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए मीडिया क्वेरीज लिखनी पड़ती है विच वी विल सी इन फ्यूचर। और आपको ऐसे यूनिट्स यूज करने चाहिए, कौन से यूनिट यूज करने चाहिए, लाइक VH, VW, RAM, वो यूनिट्स यूज करने चाहिए इंस्टेड ऑफ पिक्सल की जगह। ये मैं हटाऊंगा तो आपको दिखेगा यहाँ पीछे पिक्सल्स है, तो पिक्सल्स की जगह वो सारे यूनिट्स का यूज करना चाहिए। तो जब आप ये सारी चीजें करते हो तो आपकी वेबसाइट क्या बनती है, रिस्पॉन्सिव बनती है। आपको RAM यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ पिक्सल, व्यू पोर्ट VH, VW वो यूज करना चाहिए। तो लेट अस सी दैट, बट उससे पहले हम जरा देख लेते हैं कि आगे क्या है। सो अभी हम सीखने वाले अलग अलग यूनिट्स, बराबर। तो यूनिट्स जो होते हैं जैसे पिक्सल इज अ यूनिट टू मेजर हाइट, विड्थ, समथिंग लाइक दैट। तो ये यूनिट्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, अभी हमने एक यूनिट यूज किया पिक्सल का, किसके लिए, फॉन्ट साइज के लिए, बराबर। तो वो तो फॉन्ट साइज के लिए तो यूज होता ही है, बट उसके अलावा और कहाँ का यूज होता है, उसके अलावा मार्जिन छोड़ने के लिए यूज होता है, पैडिंग रखने के लिए यूज होता है। डोंट वरी, ये मार्जिन क्या है, पैडिंग क्या है, वो हम थोड़ी देर में सीखने वाले हैं, बट वो सब में भी यूनिट्स आते हैं। तो बहुत कॉमन यूनिट्स होते हैं, जैसे पहला यूनिट है वेरी कॉमन, दैट इज पिक्सल। तो पिक्सल का मतलब क्या होता है, पिक्सल का मतलब होता है 1 इंच का 196 हिस्सा। तो अगर आपने उसका मतलब हुआ, अगर आपने 196 पिक्सल किसी का हाइट दिया तो वो फॉन्ट जो है वो 1 इंच बड़ा दिखेगा, सो इट विल बी टू बिग, राइट, बहुत ज्यादा बड़ा दिखेगा वो। सो देन कम्स द अदर, बट पिक्सल से क्या होता है, पिक्सल फिक्स है, पिक्सल का साइज कैसा है, फिक्स है। क्या, अगर 196 पिक्सल लिखा 1 इंच दिखेगा वो। अभी आपका डिवाइस का विड्थ हाइट छोटा हो जाए तो भी वो तो 1 इंच का ही दिखेगा, वो अपने आप को साइज को कम नहीं करेगा। सो इट इज नॉट अ रिस्पॉन्सिव यूनिट, वो रिस्पॉन्सिव यूनिट नहीं है। रिस्पॉन्सिव यूनिट क्या होते हैं,
जो डिवाइस की हाइट या तो विड्थ के साथ साथ में अपने आप को भी छोटा बड़ा करता जाए, उसको रिस्पॉन्सिव यूनिट बोलते हैं, तो वो ये है। तो हम पहले देखेंगे ईएम। तो ईएम मतलब क्या? ईएम मतलब जो उसका पेरेंट क्लास का जो फॉन्ट साइज है उससे कितना गुना, बराबर। मैं बताता हूं आपको प्रैक्टिकली करके। से इसके अंदर मैं यहां पे एक यूएल लिखता हूं, सॉरी यहां नहीं, यहां पे इस यूएल के अंदर मैं 3-4 एलआई बना देता हूं। उसके अंदर मुझे ये एंकर टैग एक एलआई के अंदर चाहिए भी। चलो इसको हटा देता हूं, बाद में फिर से मैं लिखूंगा। तो लेट मी टेक एलआई इंटू 3, और पहला जो है उसमें तीनों में ही एंकर टैग तो मुझे डालना ही है, तो तीनों में ही जो है वो ए टैग लिख लेते हैं, और कोई भी लिंक नहीं देनी है। और यहाँ पे हम लिखते हैं पे नाउ नहीं, स्टार्ट फ्री ट्रायल। यहाँ पे हम लिखते हैं कॉल आवर एग्जीक्यूटिव, टॉक टू आवर एग्जीक्यूटिव, और यहाँ पे लिखते हैं पे नाउ, मेक पेमेंट, लेट्स से मेक पेमेंट। सेव कर दे और हम जाते हैं यहाँ पे हमारे जो लाइव सर्वर है वहां पे, यहाँ पे स्टार्ट योर फ्री ट्रायल, टॉक टू आवर एग्जीक्यूटिव, मेक पेमेंट। अभी मैं सरप्राइज हूँ कि वो एंकर टैग में इन दोनों के अंदर वो आया क्यों नहीं है लिंक। तो जरा देख लेते हैं कुछ गड़बड़ हुई है क्या। हाँ, ये दोनों को गलती से मैंने यहाँ पे लिख लिया, पता नहीं ऐसे कैसे हुआ, बट हुआ। सेव, ये तीनों के ऊपर अभी लिंक आ गए। दिस इज योर यूएल। अभी हम क्या करते हैं कि ये जो एलआई है उसके अंदर या फिर यूएल जो है उसको हम स्टाइल करते हैं, और यूएल किस में है? ये डिव के अंदर है, बराबर। तो हम क्या करते हैं, ये जो यूएल या फिर ये जो एलआई है उसका फॉन्ट साइज रखते हैं, ठीक है। एलआई फॉन्ट साइज, और उसका फॉन्ट साइज रखते हैं 30 पिक्सल। ठीक है, बहुत बड़े हो गए तो इतने बड़े नहीं चाहिए हमें, लेट्स से 10 पिक्सल। 10 पिक्सल उसका हमने साइज रखा है। अभी जो एंकर टैग है, ये ऊपर हमने एंकर टैग को स्टाइल किया ही हुआ है, ये एंकर टैग सारे एलआई के अंदर है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट साइज इज, अभी मैं फॉन्ट साइज जो है वो EM में मेंशन करूंगा, मैं लेता हूँ 2EM। और उससे पहले मैं LI के अंदर भी कुछ लिख लेता हूँ, एक LI रखता हूँ जिसके अंदर मैं खाली कुछ भी लिखता हूँ LI, और उसके अंदर मैं लिखता हूँ रेफरेंस LI लिस्ट आइटम। और जैसे मैं देखो सेव करूंगा, ये रेफरेंस लिस्ट आइटम उतना ही है। ये सब कैसे हो गए? बहुत बड़े हो गए। कैसे बहुत बड़े हो गए? तो यहाँ पे मैंने लिखा है 2EM। 2EM का मतलब होता है पेरेंट के फॉन्ट साइज का डबल। तो ये एंकर टैग का पेरेंट फॉन्ट एंकर टैग जो है उसका पेरेंट कौन है? LI। तो LI का फॉन्ट साइज कितना है? 10 पिक्सल। तो एंकर टैग का जो फॉन्ट स्टाइल है वो 2EM मतलब LI के फॉन्ट साइज का डबल, मतलब 20 पिक्सल हो जाएगा। तो उसका कितना हो गया? 20 पिक्सल हो गया। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं यहाँ 20 पिक्सल करके भी दिखाऊंगा जरा भी उसका साइज जो है वो चेंज नहीं होगा, उतने का उतना ही होगा, राइट। सेम रहा ठीक, उसका डबल है सिंपली। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1EM, उसके जितना हो जाएगा, मतलब 10 पिक्सल हो जाएगा। देखो उसके जितना हो गया,
अगर मैं लिखता हूँ 1.5 EM तो उससे डबल हो गया, उसके रेफरेंस में, मतलब उसके रिलेशन में ये डबल हो गया। सो आई होप ये समझ में आएगा, समझ में आ गया होगा किस तरीके से EM टैग जो है वो वर्क करता है। तो EM यूनिट, EM टैग नहीं सॉरी, EM यूनिट जो है वो क्या काम करता है, तो दैट इज EM यूनिट। अभी वो भी इतना ज्यादा यूज नहीं होता है। हाँ, जब आपको कोई चाइल्ड क्लास को पेरेंट क्लास के साइज के हिसाब से चेंज करना होता है तो वो उस तरीके से यूज होता है। बट ज्यादातर क्या यूज करते हैं, ज्यादातर हम ये तीन यूज करते हैं, रैम, VH एंड VW। तो रैम क्या होता है, रैम इज अ मल्टीप्लायर विथ HTML's नेटिव फॉन्ट साइज। तो HTML का एक खुद का फॉन्ट साइज रहता है, वो जितना फॉन्ट साइज है दैट इज कॉल्ड वन रैम, उसको बोलते हैं वन रैम। ओके, इसको मैं कमेंट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉन्ट साइज इक्वल्स टू वन रैम। अभी हम हमारे लाइव सर्वर पे पहले ओपन कर देते हैं, तो हम इसको सेव करेंगे। देखो जैसे ही वन रैम करूंगा क्या होता है, वो इतने हो गया, कितना हो गया, इतना हो गया, किसके जितना, ये देखो ऑलमोस्ट P टैग जो है उतने उसके जितना हो गया। फॉन्ट वेट जो है वो मैं बंद कर देता हूँ, वो एग्जैक्टली आपको समझ में आ जाएगा, बराबर। ऑलमोस्ट इसके साइज जितना हो गया, बराबर। क्यों? क्योंकि वो HTML का डिफॉल्ट साइज है, HTML का बेसिक फॉन्ट साइज जो रहता है, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज वो इतना है, तो उसको बोलते हैं वन रैम। उसके हिसाब से अगर आप चेंज कर दो, लेट्स से 1.2 रैम करोगे तो उसके हिसाब से थोड़े बड़े हो गए, छोटा करना है तो 0.5 रैम करोगे उसके हिसाब से छोटे हो जाएंगे, 0.9 रैम करोगे उस हिसाब से जाएंगे। So it will take size according to with reference to HTML's built-in font size। अभी मजेदार बात क्या है कि अगर मैंने इसको 1 रैम रखा, सेव किया, और अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ Ctrl+Shift+I, तो मेरा जो वेबसाइट है वो भी रिस्पॉन्सिव के टैग के अंदर है, तो मैं यूज करता हूँ। देखो अभी तो ये फिलहाल बहुत अच्छा दिख रहा है, बट जैसे जैसे मैं उसको छोटा करता हूँ, बराबर, तो देखो ये अपने आप ये सारे जो चीजें हैं वो ऑर्गेनाइज हो रही है। दैट्स नॉट बिकॉज कि हम कुछ वो कर रहे हैं, मतलब चेंज कर रहे हैं, बट ऑलवेज हमें क्या करना है कि रेफरेंस के हिसाब से लेना है। तो रैम इज ऑलवेज कंसिडर्ड बेटर देन गिविंग इट इन पिक्सेल्स और इवन इन EM से भी अच्छा माना जाता है रैम को। तो अब फॉन्ट साइज है, मार्जिन, पैडिंग वगैरह हम यूज करेंगे, तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस पड़ता है। अगर हम पिक्सल ले लेते तो फिक्स मार्जिन आ जाता है। मैं बताता हूँ एक एग्जांपल से। यहाँ पे मान लो कि ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है, दिस पी टैग, उसको मैंने दोनों साइड से मार्जिन दिया हुआ है, क्योंकि एकदम यहाँ से स्क्रीन को के एज को टच नहीं करता है ये लाइन, तो दोनों साइड से मैंने उसको थोड़ा थोड़ा मार्जिन दिया हुआ है। मान लो कि वो मार्जिन मैंने दिया हुआ है 50 और लेट्स से 10 पिक्सल्स दोनों साइड। तो जब मेरा स्क्रीन इतना बड़ा होगा, जो एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन में माना जाता है, इतना बड़ा मेरा स्क्रीन होगा, तब क्या होगा, वो 10 पिक्सल बहुत छोटे दिखेंगे, बहुत ही छोटे दिखेंगे। और जब मेरा वेबसाइट जो है वो छोटा हो जाएगा, तो वो दोनों साइड से 10 पिक्सल इतने बड़े बड़े दिखेंगे, और बीच में छोटी ही जगह में वो चीज है, ऐसा दिखेगा, बराबर। सो ऑब्वियसली इट विल नॉट लुक गुड। तो हमें क्या चाहिए, हमें उसके हिसाब से जाना है कि अगर स्क्रीन साइज छोटी हो गई तो जो मार्जिन जो है वो भी कम हो जाए। तो इसके लिए हम क्या देते हैं, EM के अंदर, सॉरी REM के अंदर, रैम के अंदर हम मार्जिन और पैडिंग देते हैं। दूसरा हमारा आता है व्यू पोर्ट हाइट, जिसको बोलते हैं VH। VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट। अगर मैंने लिखा 1 VH तो वो व्यू पोर्ट हाइट का 100% हो गया। अगर मैंने लिखा 0.5 VH मतलब वो व्यू पोर्ट हाइट का 50% हो गया। आई विल शो यू दैट। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक करके। मुझे थोड़ा सा एडवांस टॉपिक इसमें दिखाना पड़ेगा आपको, बट विल सी इट। चलो हम ये जो डिव है उसको बॉर्डर कर देते पहले तो पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक। और अब हम वहां पे देखते हैं हमारी वेबसाइट, और मैं Ctrl+Shift+I दबा के रिस्पॉन्सिव में से नॉर्मल कर देता हूँ। दिस इज आवर वेबसाइट, ये हमारा वेबसाइट है। अगर मैं 100% पे दिखाऊं तो इट लुक्स लाइक दिस, बट मैं थोड़ा 150% जूम करके रखता हूँ। तो ये पूरा जो डिव है, पूरा जो है वो एक डिव के अंदर है, बराबर। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे आपको क्या दिखाना है कि ये मार्जिन कैसे वर्क करता है। जस्ट अ सेकेंड।
हाँ, ये व्यू पोर्ट हाइट। ओके, तो नाउ व्हाट आई विल डू, मैं एक इमेज रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक इमेज लेके आता हूँ, यहाँ पे मैं रखता हूँ आफ्टर एवरीथिंग, यहाँ पे मैं रखता हूँ एक IMG टैग रखता हूँ, और उसके अंदर SRC जो है वो देते हैं IMG, और ये टॉम एंड जेरी नहीं, यही वाला वो शायद डॉगी वाला फोटो है, वही रख देते हैं, वो आ गया बराबर। आप देख सकते हो यहाँ पे ये डॉगी वाला फोटो जो है वो आ गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे उसका व्यू पोर्ट हाइट जो है वो चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे उसका ये IMG टैग है उसका स्टाइलिंग करो। चल आप अलग अलग क्लासेस देके कर सकते हो, सीधा IMG टैग का स्टाइलिंग करोगे सारे इमेज इस साइज के, इस पर्टिकुलर स्टाइल के हो जाएंगे। मैं यहाँ पे लेता हूँ हाइट इक्वल्स टू, राइट हियर, और मैं फिलहाल ये सारे चीजें जो है उनको कमेंट कर देता हूँ। तो मैं वो एक स्पेसिफिक काम करवाना चाहता हूँ, सो लेट मी सेव इट। तो अभी जो है देखो ये जो इमेज है वो ऐसे दिख रही है, आप देखो मुझे थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ता है तब जाके यहाँ पे वो डॉगी ये इमेज जो है वो यहाँ पे खत्म होती है। मैं यहाँ पे जाऊंगा और IMG हाइट इक्वल्स टू 100 VH वो लिख देता हूँ, सेव करता हूँ। तो देखो अब क्या हो गया, इसका हाइट जो है वो व्यू पोर्ट हाइट के एग्जैक्टली बराबर हो गया। देखो यहाँ पे आप बोलोगे स्क्रॉल करना पड़ता, स्क्रॉल करने से यहाँ पे बीच में गैप आता है। उसका हाइट कितना हो गया, व्यू पोर्ट हाइट जितना हो गया, एग्जैक्टली व्यू पोर्ट जितना लंबड़ा होगा उतना उसका हाइट हो जाएगा। देखो अब मैं इसको Ctrl+Shift+I करता हूँ, तो ये रिस्पॉन्सिव हुआ। देखो अभी इसका हाइट 357 है, तो इस इमेज का हाइट भी 357 हो गया। सी दैट राइट। विड्थ उसका हमने चेंज नहीं किया, तो अगर हम विड्थ यहाँ पे हाइट चेंज जितना भी करेंगे, देखो वो इमेज अपने आप अपना साइज जो है वो चेंज करता जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको क्या रखा हुआ है, उसका हाइट व्यू पोर्ट हाइट के परसेंटेज में रखा है। अभी मान लो कि मुझे VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट। अगर अभी लेट से मैंने यहाँ पे 50 VH किया, वो 50% हो जाएगा व्यू पोर्ट हाइट का, 50% हो गया व्यू पोर्ट हाइट का। तो जितना भी व्यू पोर्ट हाइट होगा उससे वो एग्जैक्टली आधा जाएगा। देखो अभी जैसे कम करोगे तो वो अपने आप आधा होता है, बराबर। तो इस तरीके से व्यू पोर्ट हाइट के परसेंटेज में आप लिख सकते हो। 100 व्यू पोर्ट हाइट मतलब 100%। यू कैन ऑल्सो राइट 110 व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट हाइट से भी थोड़ा नीचे आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, तब जाके वो इमेज फिनिश होगा। तो इस तरीके से आप जितना परसेंटेज ऑफ व्यू पोर्ट देना चाहते हो वो दे सकते हो। लेट से मुझे पर हाइट के हिसाब से नहीं रखना, मुझे विड्थ के हिसाब से रखना है, तो आई सेट विड्थ, या इवन हाइट को भी आप रख सकते हो। लेट से 100 VW। VW का मतलब होता है व्यू पोर्ट विड्थ। मैंने इसको सेव कर दिया, तो भी वो हाइट चेक नहीं करेगा, विड्थ के हिसाब से जाएगा। हाइट कम हो ज्यादा हो फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर। पर विड्थ बढ़ेगी तो अपने आप उसकी विड्थ जो है वो उसके व्यू पोर्ट के विड्थ से जितनी रखेगा, जितना भी आप विड्थ बढ़ा लो मर्जी चाहे, बराबर। अभी देखो मैं इसको Ctrl+Shift+I करता हूँ, तो देखो कितना बड़ा हो गया। पर मुझे कितना स्क्रॉल करना पड़ेगा वो चले ना, जो भी करना पड़े, बट मेरा इंटेंशन क्या था कि उसका जो विड्थ है वो व्यू पोर्ट के विड्थ जितना रहे, कोई आजू बाजू में जगह नहीं छूटनी चाहिए बिल्कुल भी, बराबर। तो वो मेरा हो गया। तो दैट इज हाउ वी यूज व्यू पोर्ट विड्थ एंड व्यू पोर्ट हाइट यूनिट्स सब जगह के लिए, खाली इमेज की हाइट के लिए नहीं, फॉन्ट की साइज के लिए भी आप यूज कर सकते हो, मार्जिन देने के लिए भी यूज कर सकते हो। वेरी सुन वी आर गोइंग टू सी मार्जिन एंड पैडिंग, तो उस टाइम हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे उसके बारे में। बट मार्जिन यूज करने के लिए ये यूनिट का यूज कर सकते हो, पैडिंग देने के लिए आप ये यूनिट का यूज कर सकते हो। सो यू कैन थिंक लाइक दिस कि मुझे इस तरफ से 10 व्यू पोर्ट विड्थ का मार्जिन छोड़ना है और इस तरफ से 10 व्यू पोर्ट विड्थ का मार्जिन छोड़ना है, मतलब मेरा 20% ऑक्यूपाई हो गया। अब मेरे पास जगह कितनी बची, 80%। तो मैं 80% के अंदर मेरी इमेज का व्यू पोर्ट विड्थ कितना रखूंगा, इमेज का विड्थ कितना रखूंगा, 80 व्यू पोर्ट विड्थ, लाइक दैट, बराबर। इस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेट करना इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो परसेंटेज में है ना। अगर पिक्सल में रखा कि 20 पिक्सल इधर से, 20 पिक्सल इधर से और बाकी के बीच का, और व्यू पोर्ट छोटा हो गया तो 20 पिक्सल तो फिक्स रहेगा, तो वो 20 बड़ा दिखेगा, बराबर। तो दैट इज वाई ये
अपने आप प्रोपोर्शन में चेंज होता है बिकॉज इट इज इन परसेंटेज। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। व्यू पोर्ट विड्थ है, व्यू पोर्ट हाइट है और रैम, ये 3 यूनिट जो है दे आर रियली वेरी 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 हेल्पफुल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिस्पॉन्सिव डिजाइन, राइट। ये मार्जिन, पैडिंग, फॉन्ट साइज, इमेज हाइट, इमेज विड्थ, सेक्शन हाइट, सेक्शन विड्थ, किसी का भी हाइट विड्थ किसी में भी यूज हो सकते हैं ये यूनिट्स। ओके, सो लेट्स गो नेक्स्ट एंड नाउ वी विल सी कलर्स। तो कलर्स हम कैसे देते हैं सीएसएस में, अलग अलग तरीके से हम कलर्स देते हैं। तो सबसे पहले बाय नेम हमने देखा यहाँ पे कि अगर हमें यहाँ पे एलआई टैग जो है उसका कलर देना है तो विल राइट कलर, और फिर हम क्या करेंगे, ये नेम है, ये सारे आपको जो भी नेम के हिसाब से उसका सैंपल दिया हुआ है, तो जो भी कलर आपको, लेट से मुझे कॉर्नफ्लावर ब्लू सिलेक्ट करना है या फिर थोड़ा सा डार्क सिलेक्ट करते हैं, डार्क ऑर्चिड ले लेते हैं, ठीक है, या डार्क मेजेंटा ले लेते हैं। तो नाम से मैंने कलर दिया, और अगर मैं उधर मेरे यहाँ पे, अच्छा पर बाय द वे हमने ये इमेज रख दिया है तो ये इमेज को अगेन कमेंट कर देते हैं और ये सारी चीजों को अनकमेंट कर देते हैं, सेव। तो देखो ये जो था एलआई टैग वो क्या हो गया, डार्क मेजेंटा हो गया। तो खाली एलआई टैग डार्क मेजेंटा होगा, एलआई के अंदर ए जो है वो डार्क मेजेंटा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कलर जो है उसका डिफॉल्ट प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं रहता है, कलर का डिफॉल्ट प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं रहता है, बराबर। एंकर टैग जो है वो बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर में ही आते हैं, इसीलिए सारी लिंक्स आप देखोगे तो आपको ब्लू कलर में दिखेगी मोस्ट ऑफ द लिंक ऑन इंटरनेट। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर में आता है। हाँ, आप उसको ओवरराइड कर सकते हो डिफॉल्ट वैल्यू को, बाय डिफॉल्ट तो वो ब्लू में आएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं एलआई का फॉन्ट साइज वो भी 1 रैम कर देता हूँ, 1.2 रैम कर देते, चलो। तो नाउ यू कैन सी थोड़ा बड़ा हो गया है एलआई, ये तीनों वैसे के वैसे रहे, उसका कलर भी जो है वो डार्क मेजेंटा हो चुका है, बराबर। तो हाँ, हम कलर की बात कर रहे हैं, तो कलर हम नाम के ऊपर से कलर दे सकते हैं। दूसरा तरीका है कलर देने का बाय इट्स आरजीबी वैल्यू। तो लेट मी राइट हियर कलर, और फिर मैं लेता हूँ आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू, और अब जो रेड है वो उसकी जो वैल्यू अगर आपको पता है, आई विल शो यू वन रिसोर्स ओवर हियर। आपको ये वेबसाइट जो है वो बुकमार्क कर लेनी है, कलर पिकर ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पे इमेज कलर पिकर जो है वो वाला, इमेज कलर पिकर, यस। तो ये वेबसाइट जो है वो आप बुकमार्क कर लो जैसे मैंने किया हुआ है। इससे क्या होता है, आप कोई भी इमेज का कोई भी कलर जो है वो ढूंढ सकते हो। मान लो गूगल पे कोई आप वेबसाइट देख रहे हो, और जैसे हमने कल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का वेबसाइट देखा था लास्ट सेशन में, वैसे अगर हम कोई लेट से अमेज़न का वेबसाइट देखते हैं, ठीक है, और अमेज़न के अंदर हम जा रहे हैं और हमें लगा कि ये अमेज़न का ये जो ग्रे कलर है ना, वो ग्रे कलर मुझे मिल जाए तो मजा आ जाएगा, ऐसा मुझे वो बनाना है, नैव बार बनाना है, तो मुझे ये वाला ग्रे कलर चाहिए, बराबर, या फिर मुझे ये वाला येलो कलर, ये वाला ऑरेंज कलर चाहिए। ओके, तो आपको कोई कलर चाहिए, मान लो कोई कलर चाहिए कोई जगह से, कोई वेबसाइट से, तो आप क्या करो, इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट कैसे लोगे? तो अगर आप विंडोज 10 यूज करते हो तो आपको क्या प्रेस करना है, विंडोज का बटन मतलब वो जो उसके ऊपर 4 स्क्वायर होते हैं विंडोज के, वो बटन, ऑल्ट का बटन जो उसके बिल्कुल बाजू में होगा, और प्रिंट स्क्रीन। तो प्रिंट स्क्रीन आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड पे लिखा होगा PRTSC, तो डोंट डिन निकालो, PRTSC कहाँ पे, ये तीनों बटन साथ में दबाना है। पहले विंडोज दबाओ, दबा के रखो, ऑल्ट दबाओ, दबा के रखो, और प्रिंट स्क्रीन दबाओ। तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा, स्क्रीनशॉट टेकन करके मैसेज आएगा। शायद यहाँ मेरा स्क्रीन शेयरिंग में है तो शायद वो मैसेज आए ना आए, आई डोंट नो। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से जाता हूँ वहां पे जहां से मुझे वो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है तो मिलेगा।
आई विल गो इन फोल्डर, कोई फोल्डर में जाऊंगा और मैं यहाँ पे वीडियोस नाम का फोल्डर होगा उसमें जाओ, और उसके अंदर कैप्चर नाम का फोल्डर होगा उसमें जाओ। तो यहाँ पे कैप्चर में वो स्क्रीनशॉट आके पड़ा होगा, ये रहा देखो ये स्क्रीनशॉट। अगर मैं ओपन करता हूँ स्क्रीनशॉट आके पड़ा हुआ है जो हमने अभी अभी लिया, बराबर। अभी इसमें से मुझे ये वाला कलर चाहिए, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको स्क्रीनशॉट को बंद कर देता हूँ और मैं वो वेबसाइट खोलता हूँ जो हमारी कलर पिकर वाली थी। तो लेट मी सिलेक्ट दिस। देखो यहाँ पे क्या करना है, यूज योर इमेज पे क्लिक करना है, यूज योर इमेज क्लिक करो। यहाँ पे वो बोलेगा ड्रॉप कर दो ये इमेज को यहाँ पे, तो हमने तो फोल्डर साइड में खुला ही हुआ है, तो थोड़ा ऐसा करके वो जो इमेज है वो यहाँ से यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, छोड़ दो यहाँ पे लाके, आ गया इमेज यहाँ पे। अभी मैं ये जो माउस का जो है ना, जहाँ पे भी लेके जाऊंगा वो कलर मुझे यहाँ साइड में यहाँ पे दिखेगा, बराबर। ये कलर है, मुझे वो वाला चाहिए तो मैं यहाँ पे लेके गया, तो वो कलर जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मुझे ये कलर फाइनल करना है तो मैं उसको क्लिक करूंगा, क्लिक करना जरूरी है। क्लिक नहीं किया तो देखो वहां पे कोई भी कलर बदलेगा, यहाँ आरजीबी की वैल्यू नहीं बदल रही है, देखो सेम ही रहती है किधर भी लेके जाओ। क्यों? क्योंकि क्लिक करोगे उसके बाद में चेंज होगी। तो मुझे ये वाला ग्रे चाहिए, तो इस वाले ग्रे पे माउस कर्सर ले जाओ और क्लिक करो, देखो आरजीबी की वैल्यू बदल गई। ये आरजीबी वैल्यू है उसकी 35, 47, 62 एंड 255। अब ये 255 क्या है, इट्स अल्फा। अल्फा मतलब उसका ओपेसिटी, तो वो पूरा ओपेक है, जरा भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसलिए उसका ओपेसिटी कितना है 255। तो सिंपली आई विल कॉपी इट, यहाँ से इस बटन को दबा के पूरा कॉपी हो जाएगा। और हम जाते हैं हमारे यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड में, और मैं इसकी जगह वो जो आरजीबी है वो पेस्ट कर देता हूँ। देखो आ गया RGBA, बराबर। सेव करेंगे और हम हमारे उसमें जाएंगे तो देखो LI का कलर जो है वो एग्जैक्टली वही हो चुका है जो वहां पे था, बराबर। आप चाहो तो RGB कलर दे सकते हो, बराबर। आप चाहो तो RGB ना देकर हेक्स वैल्यू दे सकते हो, दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, कौन सा अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। तो लिखता हूँ कलर और फिर बैकग्राउंड कलर देते हैं, ठीक है ना, बैकग्राउंड कलर। और हम क्या करते हैं, वहां पे हमारी वेबसाइट जो थी कलर पिकर वाली वो कौन सी थी, ये, इसके अंदर जाके हम ये हेक्स वैल्यू कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, आ गई वो हेक्स वैल्यू, बराबर। और उसका कलर जो है वो मैं वाइट कर देता हूँ। सेव करता हूँ, तो देखो क्या हुआ, उसका कलर वाइट हो गया और उसके बैकग्राउंड का कलर वो हो गया। तो आप देखोगे तो वो एग्जैक्टली वही बैकग्राउंड है जो उस अमेज़न में था। तो आप चाहो तो हेक्स वैल्यू से दे सकते हो, आप चाहो तो RGB से दे सकते हो। और ये मैंने आपको एक हैंडी टूल बताया जो आपको कोई भी जगह से, आपको कोई भी वेबसाइट का कोई भी कोने का कलर चाहिए वो आपको उठा के दे देगा। अभी आपको वो ऑरेंज कलर चाहिए था, माउस ले जाओ ऑरेंज के ऊपर, देखो ऑरेंज दिख रहा है, क्लिक करो, आ गए उसके RGB वैल्यूज, एग्जैक्टली वही कलर, राइट। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और मेरे कोड के अंदर ये जो कलर है उसकी जगह वो कलर डाल देता हूँ, पेस्ट। और मुझे हेक्स कलर है तो आगे हैश लिखना पड़ता है, वो आ गया वो कलर। और अब देखो मैं यहाँ पे जैसे ही इसको सेव करूंगा, मेरा ये फर्स्ट है वो उस कलर का बन जाएगा, बन गया उस कलर का, बराबर। तो इस तरीके से आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन आपको चाहिए कोई भी वेबसाइट में से तो आप ले सकते हो, बराबर। तो ये मैंने एक आपको रिसोर्स बताया कि ऑनलाइन कलर पिकर, यहाँ से आप कलर जो है वो पिक कर सकते हो, किसी भी चीज का, आप किसी भी चीज का कलर पिक कर सकते हो इस स्क्रीनशॉट के अंदर। ये वाला ब्लू कलर चाहिए, इट विल गिव यू दैट ब्लू कलर, एकदम लाइट ब्लू, बराबर। ये वाला ग्रे कलर चाहिए तो इट विल गिव यू दैट ग्रे कलर, बराबर। अक्षय कुमार की स्किन का कलर चाहिए तो इट विल गिव यू दैट, ओके। हर एक चीज जो है वो आप कोई भी चीज का कलर जो है वो ले सकते हो। तो दैट इज एन अमेजिंग रिसोर्स
and it is very handy, very useful. So that was about colors. हमने colors name से access किए, RGB value से किए, hex color से किए, online color picker देखा, color and background color properties हमने देखी, दोनों properties हमने देखी, right? color की property भी देखी, background color की भी property देखी. Now we are going to do what we are going to do in the next session. Next section में हम height, width, borders सारी चीजें बहुत डिटेल में देखने वाले हैं. प्लस वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी हाउ वी विल सेट बैकग्राउंड इमेज एंड हाउ वी विल उसके क्या क्या ऑप्शंस वगैरह है वो सारी चीजें देखेंगे. तो आई होप दैट इज गोइंग टू बी इन द नेक्स्ट सेशन. और उसके बाद में हम स्पेशल सूडो एलिमेंट्स है जिसको बोलते हैं बिफोर और आफ्टर, वो भी देखेंगे. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर इन द लाइनअप. HTML की तरह CSS ऐसा नहीं होने वाला है कि एक वीक में फिनिश हो जाए या 2 वीक में फिनिश हो जाए. इट इज गोइंग टू टेक टाइम. इसके बीच में हम जो है वो प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे करने वाले हैं. तो just stay tuned and see you next time in the next video. Bye bye. Take care.